मित्रों, मैं राहुल लाल। आज चर्चा करेंगे हम लोग महाराष्ट्र लोकसभा को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो 80 लोकसभा सीटों के साथ सबसे बड़ा प्रदेश है देश में, वहीं महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीटों के साथ दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है लोकसभा चुनाव में। और वहां पे उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को ललकारा है, उससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी असहज हो गई है। अगर मैं ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने जो तमाम दावपेच चले महाराष्ट्र में, क्या उन दावपेच का अब वो दावपेच ही अब बैकफायर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, या महाराष्ट्र की सियासत में चल क्या रहा है? क्या है असली और नकली का खेल? अगले कुछ मिनटों में हम लोग समझेंगे कि उद्धव ठाकरे के सामने में क्यों भारतीय जनता पार्टी जो भी रणनीति बना रही है, वह रणनीति बीजेपी को तो नुकसान पहुंचा रही है और उल्टे उद्धव ठाकरे को वो लाभ पहुंचा दे रही है। महाविकास आघाड़ी जिसमें 3 है, वहां पे नायक कहीं न कहीं 3 प्रमुख समूह शामिल हैं, कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार। ये कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी जो टीम इंडिया है उसके प्रमुख सदस्य हैं महाराष्ट्र में। और दूसरे तरफ अगर हम लोग वहाँ पे देखें तो महाविकास आघाड़ी के सामने में खड़ा है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए कहते हैं और महाराष्ट्र में उसे महायुति कहते हैं। महायुति में भारतीय जनता पार्टी तो असली है, लेकिन खेल बचा हुआ है कि शिवसेना शिंदे को जनता कितना असली मानेगी और एनसीपी अजीत पवार को जनता कितना असली मानेगी। तो अगले कुछ मिनटों में हम लोग इसी मामले पे बने हुए रहेंगे और महाराष्ट्र के राजनीति के विभिन्न परतों को खोलने का प्रयास करेंगे। मित्रों, महाराष्ट्र में अगर हम लोग देखें, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और उद्धव ठाकरे काफ़ी मजबूती से उस सरकार को चला रहे थे। गुड गवर्नेंस के प्रतीक बने हुए थे उद्धव ठाकरे। जिस समय देश कोरोना काल से संघर्ष कर रहा था, उस समय उद्धव ठाकरे खुद बीमार थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने राज्य की मशीनरी को भी बीमार नहीं होने दिया और लगातार जनता की सेवा करते हुए रहे। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम एजेंसियों के माध्यम से सरकार को तोड़ने फोड़ने के कामकाज में लगी रहती है और महाराष्ट्र में भी जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उस महाविकास आघाड़ी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने गिरा दिया। हालांकि पहले इसके बहुत साक्ष्य नहीं मिल रहे थे। लोग कहते थे कि बीजेपी के लोगों का कहना होता था उस समय कि खुद ही सरकार गिर गई है, हमने नहीं गिराया है। लेकिन समझने वाले समझ जा रहे थे उस समय भी कि तमाम जिन जिन लोगों के ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय ईडी के केसेस चल रहे थे, वो सारे लोग टूट टूट के एक समूह से दूसरे समूह में जा रहे थे। सवाल उस समय ही खड़े होने शुरू हो गए थे कि आखिर उद्धव ठाकरे से टूटकर एकनाथ शिंदे अलग क्यों हुए थे। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले 10 सालों में कई निर्वाचित सरकारों को गिराया। अगर वो सरकार केवल बनाने और गिराने तक की बात होती तब भी उसे लोग केवल राजनीतिक मामला समझ लेते। लेकिन मामला तब बिगड़ गया महाराष्ट्र में जब चुनाव आयोग ने शिवसेना एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना मान लिया और उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना को एक अलग समूह मान लिया। ये बातें कहीं न कहीं महाराष्ट्र में एक तरह से लोगों को चुभने लगी ये चीज़ें। और जो विपक्ष आरोप लगाता था, जो तमाम कांग्रेस और राहुल गांधी इन लोगों के जो तमाम विपक्षी गठबंधन के लोगों का मुख्य आरोप होता है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है। और उस दुरुपयोग में लोगों को दिखा कि चुनाव आयोग का दुरुपयोग किस रूप में हुआ है। चुनाव आयोग की दुरुपयोग की भी कहानी आई महाराष्ट्र के संदर्भ में। महाराष्ट्र के संदर्भ में दल बदल के मामले में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेकर की भूमिका भी संदेह के दायरे में आ गए, क्योंकि राहुल नावेकर को ही तय करना था दल बदल से संबंधित मामलों को लेकर। लेकिन वो निर्णय एक तो लंबे समय तक टला और जब आया भी तो वो भी संवैधानिक मूल्यों के अनुसार कितने रहे वो महाराष्ट्र की जनता समझ रही है। तो कहने का मतलब कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर नकली को असली और असली को नकली करने का खेल महाराष्ट्र में चलता रहा। पहले ये चीज़ें उद्धव ठाकरे के साथ हुई, उसके बाद फिर कुछ समय बाद जब लगा भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी
प्लस एकनाथ शिंदे का समूह अकेले ही चुनावी वैतरणी चलाने में, पार करने में सफल नहीं है, तो उन्होंने अजीत पवार को भी तोड़ दिया, शरद पवार से अजीत पवार को तोड़ा, यानी एनसीपी में भी टूट फूट की स्थिति। और उस समय देखिए ये मामला तब और ज़्यादा जो है कि संदेह के घेरे में आया, जब प्रधानमंत्री भी तमाम रैलियों में, अभी हम लोग देखें, चाहे प्रधानमंत्री उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम कहीं भी जाते हैं, प्रधानमंत्री बड़े डंके के चोट पे कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। लेकिन जब अजीत पवार को तोड़ना था तो तोड़ने के 48 घंटा पहले भोपाल में प्रधानमंत्री ने बयान दिया था कि सभी भ्रष्टाचारियों के ऊपर बहुत दमदार कार्रवाई होगी। और एनसीपी प्रमुख, एनसीपी के नेता अजीत पवार के ऊपर, जो शरद पवार के भतीजे हैं, उनके ऊपर बड़े गंभीर किस्म के आरोप लगाए, 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के आरोप लगाए गए। लेकिन प्रधानमंत्री खुद आरोप लगाते हैं और उसके 48 घंटे के भीतर वो टूटकर एनडीए में आ जाते हैं, महायुति में आ जाते हैं। और केवल आते नहीं हैं, आते भी हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं। और इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस से वित्त मंत्रालय का पदभार छीनकर अजीत पवार को दे दिया जाता है। तो ये कैसी कैसी स्थितियां हैं। तो ऐसे में लोग प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई के ऊपर कितना विश्वास कर पाते होंगे, अब ये भी एक सोचने वाला विषय है। लेकिन अभी मैं मूलतः इस चीज़ पे बना हुआ हूँ कि जब बीजेपी को लगा कि नहीं ठीक है, अब हमने एकनाथ शिंदे समूह को भी तोड़ लिया है, हमने जो है कि अजीत पवार को भी तोड़ लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने और वहाँ के महायुति पूरे गठबंधन ने तमाम प्रकार के चुनावों को टालने का भरपूर प्रयास किया। और जो चुनाव हुए मित्रों, महाराष्ट्र में अगर जब उद्धव ठाकरे को अपदस्थ किया गया, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उसके बाद जो भी चुनाव हुए महाराष्ट्र में, उसमें उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता में बड़ी ज़बरदस्त वृद्धि हुई। क्योंकि वो जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो उद्धव ठाकरे मातोश्री में बैठे हुए नहीं रहे, जनता के साथ उनके संवाद की स्थिति लगातार चलती रही। वो लगातार जनता के साथ संपर्क में रहे और उनके प्रति एक ज़बरदस्त सहानुभूति की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि भारत में लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से परेशान रहते हैं, राजनीति में पुरानी घटनाओं को लोग भूल जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में ये चीज़ें अभी तक ठंडी नहीं हुई और इसकी गर्माहट अभी भी बरकरार है। चाहे वो पैक्स के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के कोई उपचुनाव हो, हर उन परिणामों में दिखा कि कितनी विशिष्ट लोकप्रियता वहाँ पे महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बनी हुई है। उस लोकप्रियता को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने जितने हमले किए, वो हमले उल्टे भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान पहुंचाते हुए दिखे। अब मैं इसका ताज़ा कुछ उदाहरण बताता हूं मित्रों कि चुनाव कराने से बीजेपी कितनी डरी हुई है। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव, उसके चुनाव कब से लंबित पड़े हुए हैं, लेकिन वो चुनाव भी अब तक नहीं कराए गए। महाराष्ट्र में कम से कम मुंबई महानगर पालिका के अतिरिक्त 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव लंबित पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरा गठबंधन चुनाव में जाना नहीं चाहता है। आप अगर एक तरह से मैं ये कह लूँ कि लोकसभा चुनाव में पहली बार वो जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता के बीच में जा रहे हैं तब समस्या क्या हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं के दबाव से आप नकली के ऊपर असली का मुहर तो लगा देते हैं, लेकिन जब जनता की अदालत में जाते हैं तो फिर जनता ही तय करती है कि कौन असली और कौन नकली है। और अगर इसके कुछ बानगी को समझना है मित्रों तो कुछ हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। अजीत पवार जो लगातार शरद पवार को लेकर कई टिप्पणियां करते हुए रहे कि उनकी उम्र हो गई, वो तो बूढ़े हो गए, तमाम जाने किस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणियां उन्होंने शरद पवार को लेकर की, लेकिन वो चुनाव प्रचार में शरद पवार का ही तस्वीर का प्रयोग कर रहे थे। और अंततः सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ी इसमें कि अजीत पवार जी, आप शरद पवार के किसी भी फोटो और नाम का प्रयोग अपने पार्टी के चुनाव प्रचार में नहीं कर सकते। तो सोचिए कि जिन समूहों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जोड़ा है उनकी क्या मजबूरी है, अपने नाम पे चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, उसके लिए भी उन्हें शरद पवार के तस्वीर की जरूरत थी। तो ये तो एनसीपी अजीत पवार जो दल है उसके बारे में बात हो गई। शिवसेना को अगर हम लोग समझें मित्रों, और आज के परिस्थिति में जो महाराष्ट्र में हम लोग देख रहे हैं कि एक शिवसेना उद्धव ठाकरे समूह है और एक तरफ शिवसेना एकनाथ शिंदे समूह है। शिवसेना किस चीज़ के लिए जानी जाती है?
शिवसेना जानी जाती है अपने संगठन के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, और वो भी अपने जोशीले कार्यकर्ताओं के लिए शिवसेना जानी जाती है। अब अगर इन दोनों के बीच में तुलना करें, संगठन किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंसियों के दुरुपयोग से, शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास, उनके पास कुछ सांसद आ गए, विधायक आ गए, लेकिन उनके पास संगठन नहीं आ पाया। शिवसेना के संगठन को अगर आप लोग जानते हैं, शिवसेना के संगठन में शाखाओं की बड़ी भूमिका होती है। एक तरह से वार्ड स्तर पर ये शाखाएं काम करती हैं, और उन शाखाओं की ताकत को अगर समझना हो तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वहाँ के जो लोकल सांसद और विधायक होते हैं वो भी उन शाखाओं के अधीन होते हैं। ये शाखाओं की ताकत है ये, और शिवसेना इन्हीं संगठन की ताकत के बल पे जो है कि वो ज़मीन पे खड़ी होती है, जनता से कनेक्ट करती है, जनता के मुद्दों को उठाती हुई रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास तो ये संगठन नज़र आता है, लेकिन एकनाथ शिंदे समूह के पास ऐसा कोई संगठन नहीं है। यही कारण है, अब जब चुनाव का समय आ चुका है, तो देखिए, अगर चुनाव में हम लोग जब सीटों का बंटवारा होता है मित्रों, तो बंटवारे का क्या आधार होता है? बंटवारे का आधार ये होता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो सीटें, जो पार्टी जीती हुई होती है, उसी को वो सीट आवंटित की जाती है। अगर एकनाथ शिंदे समूह असली शिवसेना है, तो फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में जो सीटों को शिवसेना ने जीती थी, तो वो सीटें सीधे सीधे जो है कि एकनाथ शिंदे समूह को मिल जानी चाहिए। लेकिन वैसे सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे समूह को टिकट देने से बच रही है। उन्हें लगता है कि भाई एकनाथ शिंदे समूह के पास कोई संगठन तो है नहीं, अंततः वो संगठन के मामले पे भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पे ही निर्भर हैं, और अगर उनका इलेक्शन कैंपेन पूरी तरह से बीजेपी को ही चलाना है, तो फिर टिकट बीजेपी के सिंबल पर ही क्यों ना दे दिया जाए? बड़ी समस्याएं हैं वहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें, जो विपक्षी समूह है, विपक्षी समूह के साथ जनता बड़ी उम्मीदों के साथ, जनता बड़ी ताकत के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की एक स्थिति है कि जब आप किसी को कमज़ोर करते हैं, जितना ही ज़्यादा उसके ऊपर आप हमले करते हैं, जनता उनके साथ खड़ी होती है और जनता उनके लिए ताकत की स्थिति बनती है। उद्धव ठाकरे के ऊपर तमाम हमले हुए, और उन हमलों ने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में काफ़ी लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित कर दिया है। दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को देखें, तो कांग्रेस ने भी अपनी खोई हुई ज़मीन के ऊपर काफ़ी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। और शरद पवार, जो कि महाराष्ट्र के इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ भी जिस तरह से उनके भतीजे बयानबाजी करते हुए दिख रहे हैं, अजित पवार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, उन स्थितियों में पूरी सहानुभूति के फैक्टर शरद पवार के साथ भी जमा हो रहे हैं। तो इसलिए जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को टालते हुए रही, कहीं न कहीं महत्वपूर्ण चुनावों को टाला, लेकिन इस साल अभी सामने में लोकसभा के चुनाव हैं, और उसके कुछ महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के सामने में। इसलिए मैं कह रहा हूँ मित्रों कि एक तरह से अपदस्थ करने की दृष्टि से उद्धव ठाकरे को सत्ता से हटाने में भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य सफल तो रहे। केंद्र सरकार के शक्तियों का दुरुपयोग करके वो सफलता उन्हें आसानी से प्राप्त हो गई, लेकिन जब अब जनता की अदालत में जा रहे हैं, तो अपने उन्हीं कारनामों को, उन्होंने जो सत्ता का दुरुपयोग करके जो एक असहज स्थिति महाराष्ट्र में बनाया है, महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दलों के ऊपर जो हमला किया है, वो महाराष्ट्र की अस्मिता का मामला बन गया। एक ये तो मामला गर्म है ही। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर इतना ज़्यादा आक्रामक होती है कि जब गुजरात के विधानसभा चुनाव होने वाले थे, कई बड़े प्रोजेक्ट गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले महाराष्ट्र से उठाकर गुजरात लेकर आ गए प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी। गुजरात के चुनाव में इसका लाभ मिला, गुजरात में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया विधानसभा चुनाव में, लेकिन उस समय ये लोग भूल गए कि गुजरात के लोकसभा में जो है कि 26 सीटें और महाराष्ट्र की 48 लोकसभा में सीटें हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में पहले से ही प्रतिस्पर्धात्मक संबंध रहे हैं, लेकिन अगर एक राज्य के प्रोजेक्ट को उठा के आप दूसरे राज्य में ले जाइएगा, तो क्या इसे जनता स्वीकार करेगी? ये सब हैं कुछ ऐसे मुद्दे, यानी कि महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे तो बने हुए हैं ही, उद्धव ठाकरे के गुड गवर्नेंस के मुद्दे तो बने हुए हैं ही, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के साथ जो भेदभाव की स्थितियाँ की हैं, वो तमाम तरह की चीज़ें भी जनता की नज़र में हैं इस समय, और जनता इन सब चीज़ों का हिसाब करने के लिए बैठी हुई है। अगर हम लोग देखें कि जो शिवसेना के परंपरागत तौर पे जो काम करने की प्रकृति होती थी, कि वहाँ पे जो टिकटों का बंटवारा होता था, कई तरह की चीज़ें होती थी। अगर शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में भी थी, तो वो सीटों को मांगने के लिए कोई दिल्ली नहीं आया करती थी। शिवसेना से संबंधित उन टिकटों का निपटारा मातोश्री में बैठ के होता था।
लेकिन आज महाराष्ट्र के हर छोटे बड़े निर्णय, मातोश्री तो छोड़ दीजिए, किसी नेता के घर तो छोड़ दीजिए, वो महाराष्ट्र में ही नहीं हो रहे हैं, वो निर्णय दिल्ली में हो रहे हैं। दिल्ली के निर्णय महाराष्ट्र के ऊपर थोपे चले जा रहे हैं। सोचिए कि इसका क्या ही असर हो रहा है महाराष्ट्र में। और जो सबसे बड़ा मुद्दा कि जिस भारतीय जनता पार्टी जो शुरुआती समय में ये चीज़ कहने में बड़ी सफल हो रही थी कि विचारधारा के आधार पर एकनाथ शिंदे अलग हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी तो केवल उन्हें सपोर्ट प्रदान कर रही है, हम समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारे विचारधारा को मान रहे हैं, हम समर्थन दे रहे हैं। टूट फूट में हमारा कोई भी हमारी भूमिका नहीं, ना हमारा कोई योगदान है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस प्रकार से टिकटों का वितरण हो रहा है, वहाँ पे जिस तरह से शिवसेना एकनाथ शिंदे को भी लगातार जो है कि नज़रअंदाज किया जा रहा है, उस पूरे प्रकरण से ये चीज़ें साफ स्पष्ट हो जा रही हैं कि एकनाथ शिंदे भी अपना निर्णय खुद लेने में सक्षम नहीं है। वो उनके पास भी निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है। निर्णय, तमाम तरह के निर्णय भारतीय जनता पार्टी ले रही है। तो अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के मामले में पूरी तरह से एक्सपोज होते हुए नजर आ रही है लोकसभा चुनाव के जस्ट मुहाने में, तो ऐसे स्थिति में यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ महाराष्ट्र में गिरता हुआ नजर हम लोग देख रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का ही ग्राफ गिर रहा है तो फिर ऐसे में उनके साथ उन्होंने जो तोड़ के कुछ घटक एकनाथ शिंदे को अपने साथ लाए हैं या अजित पवार को अपने साथ लाए हैं, और जिस तरह से अब उनके केसेस बंद किए जा रहे हैं, सोचिए शरद पवार के ऊपर कितने बड़े आरोप थे, उनके भी अब तमाम केसेस जो है कि वो बंद हो रहे हैं। मित्रों सॉरी, मैं कह रहा था कि एक तो अजीत पवार के ऊपर केसेस जो है कि बंद किए जा रहे हैं, और प्रफुल्ल पटेल के स्थान पे भूलवश में शरद पवार बोल गया था। प्रफुल्ल पटेल के ऊपर सोचिए, उनके ऊपर भी जो आरोप लगे हुए थे, उन आरोपों को वापस लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री न्यूज़ चैनल पर, एक न्यूज़ चैनल से, निजी न्यूज़ चैनल से बातचीत में कह रहे हैं कि किसी के भी आरोप नहीं लिए गए हैं वापस। लेकिन प्रधानमंत्री के बातों की विश्वसनीयता वो कितनी गंभीर है वो अब देश भी जान चुका है। तो यही स्थितियां हैं कि जो तमाम दावपेच आप सत्ता के अहंकार में बीजेपी वहाँ पे महाराष्ट्र में चलती चली गई, और महाराष्ट्र के परंपरागत जो पुराने राजनीतिक दल हैं उनके ऊपर प्रहार किया, उन्हें तोड़ा। अब उससे खामियाजा की स्थिति भुगतनी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को। और ऐसे स्थिति में उद्धव ठाकरे का ललकारना, महाविकास आघाड़ी का ललकारना बिल्कुल स्वाभाविक है। और चुनाव के मैदान में लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक गंभीर चुनौती वहाँ से पेश की जा रही है, और वो चुनौती इतनी गंभीर है वो दिल्ली को के तख्त को हिलाने के लिए पर्याप्त है। मित्रों, धन्यवाद।